हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। तो रोटेशनल डायनेमिक्स हम लोग खत्म किए नहीं, इसका एक और नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो अब जब रिजिड बॉडी हम लोग पढ़ लिए तो अब रिजिड से थोड़ा सा इलास्टिक बॉडी की तरफ भी बढ़ना चाहिए, यस और नो? तो हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले जब हम लोग वर्ड यूज किए थे रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता था? हाँ, रिजिड बॉडी का मतलब कि कितना भी फोर्स लगाओ उसका शेप डिफॉर्म ना होगा, ना तो खींचेगा ना तो कंप्रेस होगा, माने ना तो लंबाई बढ़ेगा ना तो घटेगा, या फिर डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो वैसा बॉडी रिजिड बॉडी था। सच्चाई में वैसा बॉडी होता नहीं है। तो हम लोग अब जो बात कर रहे हैं वो रिजिड बॉडी का नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैसे बॉडी का कर रहे हैं? इलास्टिक बॉडी का। तो इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जो जिसपे फोर्स वोर्स लगाए अगर, तो फिर वो इलोंगेट हो जाए या डिफॉर्म हो जाए, है ना, उसका शेप में परिवर्तन हो जाए। तो इसीलिए एक चैप्टर है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ओके, तो इलास्टिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इलास्टिसिटी चैप्टर में हम कैसे वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग तो जो पढ़े हैं रोटेशन तक में उसका सच्चाई से लेना देना नहीं है। रियल लाइफ में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं होगा जो परफेक्टली रिजिड होगा। तो अब जो हम लोग बात करें वो थोड़ा रियल लाइफ के ज्यादा क्लोज है। तो लेकिन हम लोग उसके मोशन वोशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो पहली बात, ये जो कोई भी बॉडी है, जैसे कि एक मान लीजिए रॉड है, एक रॉड है, अगर हम इधर भी फोर्स लगा दें और इधर भी फोर्स लगा दें तो क्या होगा? ये खिंच जाएगा, इसका लेंथ में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। और जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई क्यूब है, ठीक, किसी सरफेस पे रखा हुआ, किसी सरफेस पे रखा हुआ। अब हम अगर यहाँ पे ऊपर में कोई फोर्स F लगा दें तो फिर क्या होगा? इसका साइड थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, है ना, और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका जो हाइट है वो भी थोड़ा सा बदल जाएगा, यस और नो। तो वैसा भी उसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई ऐसा एक स्फेरिकल बॉडी है और हर तरफ से हम फोर्स लगा दिए बलून जैसा है ना, तो भी इसका साइज में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इन सब में कॉमन बात यह है कि हम फोर्स लगा रहे हैं नहीं, और फोर्स लगाने से उसका डायमेंशन, उसके साइज में परिवर्तन हो रहा है, इनफैक्ट शेप में भी परिवर्तन हो सकता है ना। हो रहा है नहीं बोलेंगे, जैसे ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल ही रहेगा, लेकिन अगर हम कुछ थोड़ा सा एंगल लगाएंगे तो शेप भी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। इज दैट ओके? तो अभी हम लोग बॉडी के इलास्टिक प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। किस प्रॉपर्टी का? क्या है इलास्टिक प्रॉपर्टी? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में मतलब उसके साइज में और शेप में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है क्या, या होता है। उन गुणों के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी का एक गुण होता है, हर बॉडी का एक गुण होता है, जिस गुण को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये प्रॉपर्टी क्या कराता है ऑब्जेक्ट के साथ? ये जो इलास्टिसिटी जो गुण है वो क्या कराएगा हमको? इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा? सॉलिड बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप। लेकिन इसमें बोला जाता है ये कि मान लो एक यहां पे एक रॉड है, यहां पे एक रॉड है, ठीक है सर, और इस पर हम एक फोर्स लगाए, ठीक, इस पर हम एक फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप बदल जाएगा, इसका शेप बदल जाएगा, यस और नो। फोर्स लगा दिए, मतलब अभी शुरुआत में नहीं लगाए हुए थे, शुरुआत में नहीं लगाए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाएं इसका शेप में थोड़ा सा परिवर्तन
हो गया, इसके शेप में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, अरे है ना। अब इसके साइज में भी परिवर्तन हो गया, शेप में नहीं हुआ लेकिन साइज में तो हो ही गया। जैसे ही हम ये फोर्स अप्लाई हटाएंगे, अगर ये फोर्स हटाएंगे तो ये वापस से क्या होगा, अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। इज दैट ओके? है ना। तो ये फोर्स जो था ये क्या था, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या था, जो बॉडी को डिफॉर्म कर रहा था, उसके शेप को बदल रहा था, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ ठीक, क्लियर। अगर हम ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो बॉडी अपना शेप को वापस से रिगेन करने का कोशिश करेगा। इस कोशिश करने का जो प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही हटाते हैं, बॉडी अपना ओरिजिनल साइज या शेप रिगेन करने का कोशिश करता है। और इस कोशिश करने का जो उसका गुण है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज दैट ओके? तो कहो, इलास्टिसिटी इज द property of an object by virtue of which the object tries to regain its original शेप और साइज, शेप और साइज वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ओके, ठीक है बच्चा, पहले इसको लिख लो। अब यार जब भी किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है। उसमें क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, जैसे एनर्जी होता है या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है, वैसा ही एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं longitudinal stress, longitudinal stress and longitudinal strain। ठीक है सर, सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए एक रॉड है, उसका लेंथ L है एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक, अभी नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक फोर्स लगा दे रहे हैं। ठीक है सर, तो जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इसके लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। पहले L लेंथ था, अब कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L। ठीक है सर, अब हम दो चीज डिफाइन कर रहे हैं। एक डिफाइन कर रहे हैं क्या चीज, स्ट्रेस। क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रेस जो होगा ये F बाई A बोल रहे हैं हम, स्ट्रेस हम लोग बोल रहे हैं
एफ बाई ए, लेकिन तुमको देख के ये एफ बाई ए लग रहा है, ये एफ बाई ए नहीं होता है। ये क्या होता है, इस जगह जहां पर स्ट्रेस डेवलप पता करना चाह रहे हैं उस जगह का टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। चूंकि ये रुका हुआ है तो जो फोर्स हम एफ लगा रहे हैं उतना ही टेंशन यहां पर पीछे होगा, तभी ये रुका हुआ है। तो ये जो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, ये बेसिकली होता है टेंशन डेवलप्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या ये फोर्स बाय एरिया है? नहीं, जो भी टेंशन डेवलप हुआ, जो इसको क्या करना चाह रहा है, यहां पर जो टेंशन होगा वो एफ के बराबर है ना, वही टेंशन इसको क्या कराना चाह रहा है, रीगेन कराना चाह रहा है शेप। ठीक है, तो वो जो टेंशन डेवलप हुआ है दैट डिवाइडेड बाय एरिया। अभी क्या है कि इस रॉड के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, एवरी पॉइंट इज एट रेस्ट। सो किसी भी पॉइंट का एफबीडी अगर तुम बनाओगे, यहां पर जैसे टेंशन टी है पीछे की तरफ, फोर्स एफ है, रुका हुआ है ये वाला पॉइंट, तो एफ के बराबर टी होगा। अब मान लीजिए जस्ट पीछे वाला पॉइंट का बना है तो उस पर यही वाला टेंशन आगे होगा, और इस साइड में एक दूसरा कोई टी डैश होगा, वो टी डैश टी के बराबर होगा, इसीलिए रुका हुआ है। तो जो टेंशन डेवलप हुआ है, जो इसके शेप को वापस से रिगेन कराने का कोशिश कर रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। लेकिन कौन सा स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होता है बाबू, कि फोर्स जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है। तो ऐसे मैंने कुछ इस तरीके का था और इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग गया। ठीक है सर, क्लियर है बात? सो दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। कोई समस्या? अब ये टी और टी डैश सबसे कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे हो? बेसिकली तुमको देख के लग रहा है एफ बाई ए, लेकिन वो एफ किसके बराबर है? जो भी टेंशन उसमें डेवलप हुआ है, जो वापस से इसके शेप को रिगेन कराना चाह रहा है। ठीक है सर। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, माने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाय एल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। इज दैट ओके? अरे हाँ है ना, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? फोर्स पर मीटर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडिनल इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर, है ना। प्रेशर जैसा डायमेंशन होगा। और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या, ऊपर भी डेल्टा एल नीचे भी डेल्टा एल, तो कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। इज दैट ओके? तो ये दोनों चीज लिख लीजिए आप। देखो जैसे इसमें फोर्स लगाए तो बॉडी इलोंगेट हो गया। अगर मान लो फोर्स हम ऐसे कंप्रेसिव लगाते तो बॉडी का लेंथ घट जाता है ना, बोलो। तो ये वाला स्ट्रेस जो है इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और यहीं पर अगर ऐसा कर देते, ऐसा कर देते हैं अगर, तो लेंथ घट करके डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा ना। दैट ओके? तो फिर इसको हम लोग कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तब हम इसको क्या बोलेंगे? ये वाला टेंसाइल स्ट्रेस लिखना पड़ेगा और ये वाला कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, वही फोर्स बाय एरिया। ठीक, अब एक दो और बात बताना करना हम लोगों को डिस्कस। कोई बॉडी जो इलास्टिक होता है ना, उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इलास्टिक बॉडी, एक होता है प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी का मतलब कि जब तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे तो वो अपना शेप रिगेन कर लेगा। लेकिन ऐसा सच्चाई में कई बार नहीं भी होता है। नहीं, कोई कोई चीज ऐसा है कि खींच दिए तो फिर वही खिंचले रह गया, परमानेंटली रह गया, तो दैट इज नॉट इलास्टिक, दैट इज प्लास्टिक बॉडी। तो एक लॉ होता है, एक लॉ होता है हुक्स लॉ। क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कि कोई भी बॉडी अगर अपने इलास्टिक रीजन में है, कोई भी बॉडी अगर अपने
इलास्टिक रीजन में, अगर वो अपने इलास्टिक रीजन में है तो उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कोई भी बॉडी अपने इलास्टिक रीजन में है कि प्लास्टिक रीजन में, वो तुमको समझ में आ गया कि कई बार कुछ थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो रिगेन कर लेता है, अब कुछ लिमिट से ज्यादा लगा देते हैं ना तो फिर खिंच जाता है वो, है ना। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, इन द इलास्टिक रीजन stress on the body is directly proportional to strain, directly proportional to strain, या strain is directly proportional to stress। जितना ज्यादा स्ट्रेस करेंगे उतना ज्यादा उसका स्ट्रेन होगा, उतना ज्यादा डेल्टा एल बाय एल होगा। इज दैट ओके? तो अगर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाए, किस चीज का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बना रहे हैं, अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, जैसे कि ये एक रॉड है, इस पे हम लोग कोई फोर्स एफ लगाए, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, लेंथ इज एल, लेंथ इज एल, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स बढ़ाए जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाए जा रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका इलॉन्गेशन भी बढ़ेगा, माने स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो इलास्टिक रीजन में क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, y बराबर mx जैसा है ना ये, इज दैट ओके? लेकिन ये अवस्था जो है वो तब तक ही रहेगा जब तक बॉडी अपने इलास्टिक रीजन में है, इलास्टिक लिमिट में है, ठीक है। एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, उसके बाद फिर बड़ा रैंडम कर्व हो जाता है। उसके बाद अभी क्या होगा कि फोर्स के वैल्यू को डबल कर देंगे या स्ट्रेस के वैल्यू को डबल कर देंगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई फिक्स्ड रिलेशन या कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होता। इज दैट ओके? तो हम लोगों का जो डिस्कशन है ना सर, हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में डिस्कशन कहां पे जाकर के खत्म कर देंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है क्या? ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, ठीक है सर। इस रीजन में हम लोग किसी भी बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो निकालेंगे। जब वो रेशियो निकालेंगे किसी भी बॉडी का, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो किसके बराबर आएगा सर? पढ़ा लिखा लोग सब है, ठीक है। मान लीजिए थीटा है तो यहां पे जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इसी का नाम जो है कहा जाता है यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बहुत प्रकार का होता है, उसमें एक मॉडुलस जो है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत प्रकार का होता है, उसमें एक है यंग्स मॉडुलस। तो इसको हम लोग ऐसे वाई सिंबल से दिखाते हैं, वो क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल strain, longitudinal stress by longitudinal strain, okay, and this y is called Young's modulus, y is called। अच्छा एक बात बताओ कि अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा कि घटेगा? भाई इस तरीके से 5 बार फंसाए हैं तुमको, हर बार यही करते हो। ये दोनों तो प्रोपोर्शनल है ना, तो y इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ना, उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन से क्या मतलब है? स्ट्रेस डबल करेंगे स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस को उससे कोई लेना देना। तो ये बात लिखना पड़ेगा कि यंग्स मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कैपेसिटर में भी एक बार डिस्कस हुआ है ये सब चीज, है ना, ओके। सो यंग्स मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ माने अगर आयरन का अगर हम निकालेंगे यंग्स मॉडुलस पता करेंगे तो आयरन का एक यंग्स मॉडुलस फिक्स होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, मटेरियल पे निर्भर करेगा। तो यंग्स मॉडुलस के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन
मटीरियल ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन मटीरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? और इसका यूनिट क्या होगा यंग्स मॉडुलस का? स्ट्रेन का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, तो जो स्ट्रेस का वही, तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। दैट ओके, लिख लो इसको। ठीक है सर, आइए थोड़ा सा एक दो सवाल करके बताइए। अभी सिंपल लगते हैं सवाल को। एक एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हम दोनों साइड में एफ फोर्स लगा दिए, दोनों साइड में एफ फोर्स लगा दिए, तो रुक गया, रुका ही हुआ है, लेकिन इसका लेंथ में कुछ परिवर्तन हो गया, लेंथ में कुछ परिवर्तन हो गया। ठीक, इसका y जो है वो यंग्स मॉडुलस है। फाइंड डेल्टा एल, फाइंड डेल्टा एल। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो दैट इज एफ बाई ए डेल्टा एल बाय एल। यस और नो? बोलो। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ एल बाय ए वाई। सिंपल है, जल्दी लिख लो। सुनिएगा, मान लीजिए एक रॉड है, इसका लेंथ है L, एक रॉड है, इसका लेंथ है L। अब हम लोग क्या किए हैं, या रुको ना, इस पे दो फोर्स लगा दिए, एक यहां लगा दिए 2F और एक यहां लगा दिए F, और इधर लगा दिए 3F, इधर लगा दिए 3F, और ये है 12/3 और ये है L/3। ओके, आपसे पूछा गया है, अच्छा ये है क्रॉस सेक्शन एरिया A। फाइंड डेल्टा एल, वाई इज यंग्स मॉडुलस। दोनों फोर्स लगने की वजह से, फोर्स लगने से पहले ये लेंथ था कितना? L। 12/3 पे यहां पे एक F लगा दिए, यहां 2F लगा दिए और इधर 3F लगा दिया। रॉड भागेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा। नेट फोर्स 0 है, लेकिन फोर्स अलग अलग जगह लग रहा है। अब आपसे पूछा है कि नेट इलोंगेशन कितना हुआ इसमें, ठीक है, बताइए जरा। कैसे करेंगे इसको? दो टुकड़ा में बांट देंगे, ठीक है, तो दो टुकड़ा में बांट दो। कैसे कैसे बांटोगे बताओ? 12/3, ठीक है, और एक L। अच्छा, तो एक बार L लेंथ है, और एक बार ये लेंथ क्या है?
12/3 है ना। तो 12/3 के साथ क्या हिसाब किताब करेंगे, इधर f और इधर 3f में से कितना बांट ले, f नहीं, और ये जो पूरा l है इसमें ये 2f और ये दोनों का जोड़ा बना ले। बात समझे कि नहीं समझे। इस 3f को दो टुकड़ा में बांट लिए, एक 2f और f, 2f को इस 2f के साथ पेयर कर लिए और f का इस f के साथ पेयरिंग कर लिए, और दोनों केस में इंडिविजुअली डेल्टा l पता किए। ठीक है क्या। अभी डेल्टा l का फॉर्मूला क्या था, FL/AY, FL/AY। तो इसका डेल्टा l को अगर डेल्टा L1 बोल दे हम, तो वो कितना हो जाएगा बउआ, F 12/3 अपॉन A इंटू यंग्स मॉडुलस, है ना। और इसका डेल्टा L जो है उसको हम डेल्टा L2 अगर बोल दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2F इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू Y। इज दैट ओके। तो ये डेल्टा L1 और ये डेल्टा, तो डेल्टा L नेट कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ठीक है क्या। जोड़ेंगे तो ये कितना है 2/3 और ये कितना है 2, तो 2 प्लस 2/3 इंटू FL/, कहो हाँ, दैट इज 8/3 FL/AY। कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, पक्का, छापो, सिंपल है यार। इसमें मैटर कहां फंसता है पता है, जब हर जगह स्ट्रेस समान नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, यंग्स मॉडुलस y है। सबका स्टैंडर्ड मीनिंग है, m इज मास, l इज लेंथ, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, y इज। अब हम इसको कैसे टांग दिए, वर्टिकली। फाइंड इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। खुद के वेट की वजह से कितना इलोंगेशन हुआ है इसमें, ये आप हमको बताइए। आप नहीं बताइए, हम ही बताएंगे। अब यहां मैटर क्या फंस जाएगा, यहां समस्या क्या होगा कि अब हर जगह टेंशन अलग अलग होगा, है ना। तो FL/AY जो F जो था टेंशन ही ना था, वो अब एक F पता करना मुश्किल हो गया। तो देन हाउ विल वी प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करेंगे बाबू, क्या करेंगे सर, यहां से y लेंथ ऊपर, वही x अगर कह देते तो x, हम y ले लिए हैं, वर्टिकल है तो y लेंथ ऊपर। सबसे पहले हम यहां पर तुमसे पूछेंगे कि बताओ यहां टेंशन कितना है, यहां पर टेंशन कितना है। तो टेंशन कितना होगा, m/l इंटू y इंटू जी, m/l इंटू y इंटू जी, यस और नो। इस लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू y, दैट इंटू जी। उतना इसके टेंशन का, यहाँ के टेंशन का जिम्मेदारी क्या है, इतने वेट का मास, इतने लेंथ का वेट बैलेंस करना ना। ये y लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू y, क्योंकि l लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का m/l, इसीलिए y लेंथ का m/l इंटू y। तो mg जो होगा वो हो जाएगा m/l इंटू y इंटू g। तो यहाँ का टेंशन क्या करेगा, उसी वेट को बैलेंस करेगा। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, कितना बड़ा का, डेल्टा वाई का, कितना बड़ा, लो भाई dy लेते हैं, dy। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सुनना मेरी बात, ये टुकड़ा का लेंथ कितना है, dy। यहां पर टेंशन कितना है, यहां पर टेंशन कितना है, t। यहां पर ऑब्वियसली टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया होगा, लेकिन वो जो बढ़ा होगा वो बहुत नेग्लिजिबल बढ़ा होगा। तो ये हो गया होगा t प्लस dt, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या उसको हम लोग लिख ले t। ठीक है क्या। इसकी वजह से, इस टेंशन के लगने की वजह से इसमें एक पुन्नू सा डिफॉर्मेशन होगा। इस छोटे से चेंज इन लेंथ को हम लोग बोल लेते हैं dl। व्हाट इज dl, dl इज चेंज इन लेंथ ऑफ द एलिमेंट हुज ओरिजिनल लेंथ इज dy। चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट हुज ओरिजिनल लेंथ इज
dy and this change in length is due to stress due to this tension। इस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेस आया, उस स्ट्रेस ने क्या किया, इसमें एक डिफॉर्मेशन कराया, कितना का, dl का, कितने लेंथ में, dy लेंथ में। इधर ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dl, बोलोगे fl by a by, fl by, तो f के जगह क्या आ जाएगा, t, l के जगह डिवाइडेड बाय a, ये कौन सा y, यंग्स मॉडुलस वाला y, कहो हाँ। अच्छा, इस dl को अगर मैं लिखूं तो t के जगह क्या लिख दूंगा, m by l g इंटू y इंटू dy डिवाइडेड बाय a इंटू यंग्स मॉडुलस, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय a y इंटू l इंटू y dy इंटू y dy, यस और नो। और सारे dl को अगर मैं जोड़ दूंगा, इस तरीके के सारे dl को जोड़ता चला जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। और टोटल लेंथ, टोटल इलोंगेशन, ये dl क्या है, इस dy लेंथ का इलोंगेशन। इस तरीके का ढेर सारे dy लेंथ होगा, हर dy का इलोंगेशन को जोड़ते चले जाएंगे तो टोटल लेंथ, टोटल इलोंगेशन आएगा ना। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, मतलब इसमें से इंटीग्रेशन से क्या क्या बाहर कर दें, mg बाय ए वाई एल इंटीग्रेशन y dy, y का लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l, 0 से कैपिटल L, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2, तो एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mg l बाय 2a y, mg l बाय 2a। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, जब भी ऐसा हो कि ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन लीनियरली वेरी कर रहा हो, कहां गया टेंशन, हाँ, टेंशन अगर लीनियरली वेरी कर रहा हो लेंथ के, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप डेल्टा एल को सम्मिलित रूप से लिख सकते हैं, टी एवरेज एल बाय ए वाई। टी एवरेज का मतलब क्या, T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू एल बाई ए वाई। T1 T2 क्या है, टेंशन एट बोथ एंड, T1 एंड T2 आर टेंशन एट बोथ एंड्स, ठीक है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहां पर जो वैल्यू आएगा, अगर हम ऐसे करते तो यहां का टेंशन क्या होता है, 0, और यहां का टेंशन कितना होता है, mg, हाँ है ना। तो ये डेल्टा एल का वैल्यू कितना होता, mg प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल बाई ए वाई। इज दैट ओके, बोलो। तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं आ गया डायरेक्टली, कितना, mg l बाई 2a। ए सुन मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सर गोली की गति से पढ़ा रहे हैं आज, बहुत हड़बड़ी में लग रहे हैं। बात समझ गए, ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, यंग्स मॉडुलस y, यंग्स मॉडुलस y, ठीक। और ये एक स्मॉल m, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि फाइंड डेल्टा एल, फाइंड डेल्टा एल। क्या तुम इंटीग्रेशन प्रोसेस में जाओगे क्या, यहाँ का T1 पता करोगे, कितना हो जाएगा यहाँ का T1, यहाँ के टेंशन की जिम्मेदारी क्या है, स्मॉल m के वेट के बैलेंस करना, और यहाँ का टेंशन कितना है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी, यहाँ का टेंशन का जिम्मेदारी है कि दोनों के वेट को बैलेंस करना। और डेल्टा एल कितना हो जाएगा, टी एवरेज, टी एवरेज कितना, स्मॉल एम जी प्लस स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई 2 एल बाई एल, एल बाई, कहो हाँ, ठीक है क्या, बोलो पक्का पक्का। एनीवे इसको तुम इंटीग्रेट करके भी कोशिश करना आंसर लाने का। एक क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सेलेशन वाला, अगले क्लास में याद दिला देना, ठीक, उसको करा के एंड करेंगे इस टाइप का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला। मिलते हैं, कुछ काम है अगले क्लास में, बाय बाय।